स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा असगर। आप और मैं यहाँ पे मिल के पढ़ रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, जिसमें हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब हमने बात करनी है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें से क्योंकि हमारे क्वेश्चन काफी ज्यादा हैं, अभी इस लेक्चर में हम थोड़े से ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की जो डिस्कशन है उसको करने के लिए आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने लगे हमारे बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे मैंने यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। इन सब के 1 बाय 1 मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है उन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना जो कि बुक की एक्सरसाइज में गिवन होते हैं इनमें से, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, इसके अलावा भी आ सकते हैं, जो कि मैं आपको जरूर सॉल्व करवाऊंगी क्विज में, लेकिन अभी हमने वो सॉल्व करने हैं जो कि हमारे बुक का पार्ट है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट रोल इज प्लेड बाय पाइन ऑयल इन द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, आप सबको समझ में लग गई होगी कि ये वो प्रोसेस है जो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में यूज होता है। ठीक है, हम सबको याद है कि कौन सा प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में ये यूज होता है। ठीक है, किस किस और प्रोसेस के साथ ये यूज होता है, ये यूज होता है ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस खुद है एक, और तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का ये प्रोसेस है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। और अब उन्होंने पूछा ये है कि इस प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या यूज है। आप सबको पता है कि देखें ऑयल का क्या यूज है, ऑयल का यूज तो पढ़ा था ना, अब पाइन ऑयल का नहीं भी याद आता तो ये तो पता है कि ऑयल का क्या यूज है। आप सबने याद रखना है, कोई भी ऑयल मेंशन्ड हो, अगर उसके साथ प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, तो उसका जो मकसद है वो वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और उसका क्या मकसद हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे जो प्रोसेस है, इट इज बेस्ड ऑन द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर पे होगा, ये डिपेंड करेगा वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। और मैंने आप सबको बताया था कि ओर और जो हमारे पास यहाँ पे है ऑयल, ये दोनों का स्टार्ट क्योंकि ओ से होता है, तो इससे हमने याद रखना है कि ऑयल ने किसको वेट करना है, इसने करना है ओर को वेट। और ओर को वेट करने के बाद क्या होगा, ओर को वेट करने के बाद ये होगा स्टूडेंट्स कि आप इसको सेपरेट कर सकेंगे। ऑयल कोटेड ओर पार्टिकल्स जो होते हैं ये लाइटर होते हैं, ऑयल कोटेड ओर पार्टिकल्स आर लाइटर। ठीक है, ये क्योंकि लाइट होते हैं, इनका जो वेट होता है वो ज्यादा नहीं होता, बहुत ही लाइट होते हैं, इसी वजह से ये सरफेस पे आ जाएंगे। सरफेस पे आके ये फ्लोटेशन, ये फ्रॉथ बना देंगे, सरफेस पे आके ये फ्रॉथ बना देंगे, और उस फ्रॉथ को फिर स्किम करना, मतलब उसको सेपरेट आउट करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, फ्रॉथ विल फॉर्म ऑन द सरफेस व्हिच कैन बी स्किम्ड। तो ये सारी चीजें लिखनी जरूरी है, पाइन ऑयल हो या कोई भी ऑयल हो। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ऑयल कौन सा यूज हो रहा है दैट डजंट मैटर। आपके पास ऑयल ने और की वेटिंग करनी है, और उस तरह से आप उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, और की कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। अब हमने मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की डिटेल बतानी है। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस की जो डिटेल है, मैंने आपको बहुत डिटेल में वैसे तो पढ़ाई है, लेकिन उसकी अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने जो हमसे मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पूछे हैं वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास है ना, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस वो 3 तरह के हैं। ठीक है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस मतलब कि जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है उस पे किस किस्म के प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें 3 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं, और कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो जाएगा। एंड थर्ड इज, आप सबको याद है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे मेटल्स की एक्सट्रैक्शन पढ़ी भी है, उसकी रिफाइनिंग भी देखी है, तो हमें बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है जो ऑलरेडी आती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं, ये तीनों की डिटेल शॉर्ट क्वेश्चन में लिखनी जरूरी नहीं है, आप 1 लाइन में डिफाइन जरूर कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि तीनों में क्या होता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको डिटेल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लें, हम सिर्फ उसी की देखेंगे डिटेल। मेटलर्जी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास प्रोसेस होता है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसको मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ
मेटल का जो पूरा प्रोसेस है जिसपे आप मेटल को लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करते हैं ताकि प्योर फॉर्म में आपको मेटल ऑब्टेन हो जाए, उसको कहते हैं मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक हो गया। क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसलिए अभी हम बारी बारी बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हाउ रोस्टिंग इज कैरिड आउट। ये हम सबको पता है, हमने बहुत डिटेल में रोस्टिंग का प्रोसेस पढ़ा था। सबसे पहले तो आप सबको पता है कि रोस्टिंग का प्रोसेस कहाँ पे होता है। रोस्टिंग का प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में रोस्टिंग का प्रोसेस होता है। सारी डिटेल पता होनी ज़रूरी है क्योंकि फिर आपके लिए ना क्वेश्चन को सॉल्व करना ईजी होगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की क्या बात कर रहे हैं ये देख लें। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमने 3 प्रोसेस डिस्कस किए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में रोस्टिंग होता है। जो इसके अलावा 2 चीज़ें होती हैं एक्सट्रैक्शन में, वो आप सबको याद होगा, स्मेल्टिंग होता है और बेसिमराइजेशन होता है। ठीक है, रोस्टिंग के प्रोसेस में क्या किया जाता है, आप ओर को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन दी एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। आपने ओर को हीट अप करना है, ओर इज हीटेड। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा और एक्सेस ऑफ एयर होगी। ये 2 ऐसी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ एयर। ठीक हो गया, हाई टेम्परेचर एक्सेस ऑफ एयर पे हीट करना है। और हमने किस ओर की बात की थी जब रोस्टिंग की बात करे थे, हमने कॉपर पायराइट की बात की थी। ठीक है, कॉपर पायराइट की स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी एक्सेस ऑफ एयर में। और किस तरह होगी कॉपर पायराइट का फॉर्मूला आप सबको याद होगा, ये इस तरह से कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। इसकी हीटिंग करने का मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट अप करें। एयर में कर रहे हैं ना, ये देखें एयर है, तो एयर का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कर रहे हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्यूप्रस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि अगेन सॉलिड फॉर्म में होगा। इसके अलावा ये फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि फिर से सॉलिड फॉर्म में, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। देखें, इक्वेशन बैलेंस किए बगैर पेपर में आंसर्स नहीं लिखने। इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास ये हो गए कंप्लीट, और ये है रोस्टिंग का प्रोसेस जो कि अगर पेपर में पूछा जाता है तो आपने एज इट इज लिखना है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में याद रखना है कि क्योंकि ये गैस है तो ये वेपोरेट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है रोस्टिंग में। इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें क्या क्या होता है, और की हीटअप होता है, टेम्परेचर ज्यादा, एक्सेस ऑफ एयर, और इस तरह से ये प्रोसेस हम कैरी आउट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब हम सब। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने देखे हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में बारी बारी मेटलर्जी के जो तीनों प्रोसेस है ना उन तीनों को डिस्कस हम कर रहे हैं। पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने बात की रोस्टिंग की। रोस्टिंग के साथ ही मैंने आपको बताया स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन भी होता है जिसपे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि ये कौन से पार्ट्स होते हैं। और थर्ड हमारा क्या मेटलर्जिकल ऑपरेशन है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज की जाती है। और इसमें होता क्या है कि इम्प्योर मेटल को रिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से, इलेक्ट्रोलिसिस से आपने रिफाइनिंग करनी है इम्प्योर मेटल की। रिफाइन द इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल रिफाइन हो जाएगी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से। और उसके बाद आप सबने इसकी एग्जाम्पल दिए बगैर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना। देखें इसकी एग्जाम्पल दिए बगैर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि देखें एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चाहे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आए या चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल किसकी देनी है, आपने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की एग्जाम्पल देनी है जो हमने पढ़ी भी थी। एग्जाम्पल हमने किसकी देनी है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, अब हमने कॉपर की जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पढ़ी थी, मैं उसकी भी डिटेल आपको थोड़ा सा दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको पता हो पेपर में इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स लिखनी है। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेना है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपका किस तरह फंक्शन करेगा, 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स होंगी। ठीक है, उसके अंदर देयर विल बी 2 कॉपर इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। और इन कॉपर इलेक्ट्रोड्स में से हमने एनोड और कैथोड की जब अलग-अलग बात करनी है तो ये दोनों ही कॉपर की। ठीक है, लेकिन अलग-अलग आप सबको पता है हाफ सेल रिएक्शंस होते हैं जो हम लाजमी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर मेटल होगा जो कि एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, इम्प्योर कॉपर मेटल। और कैथोड के तौर पे क्या चीज एक्ट करेगी, कैथोड के तौर पे आपके पास प्योर कॉपर मेटल एक्ट करेगा। ठीक है, ये बातें याद है ना आप सबको
क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इनकी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। इम्प्योर एनोड है और प्योर आपके पास कैथोड है। इस तरह से आपके पास ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। पहले हमने इलेक्ट्रोड्स की बात कर ली, अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास इस वक्त होगा कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विल बी आर इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट ऐड हो गई, और अब जब इसका प्रोसेस कंटिन्यू होगा तो ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू होगा। स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये जो एनोड है इम्प्योर कॉपर, ये डिसॉल्व होना शुरू होगी, ठीक है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी ये इम्प्योर कॉपर जो है, और ये डिसॉल्व होकर कॉपर टू पॉजिटिव आइंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चले जाएंगे कॉपर टू पॉजिटिव आइंस इनटू द सॉल्यूशन में चले जाएंगे, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। इनके अंदर से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इनके 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, ये गेन करेंगे इलेक्ट्रोड्स। अब कहाँ से गेन करेंगे? कैथोड से गेन करेंगे, और कॉपर एटम्स कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। कैथोड पे कॉपर एटम्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह से कैथोड आपके पास बहुत थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल बन जाएगा, थिक ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। ये सारे मैं पॉइंट्स में आपको बता रही हूँ, लेकिन ये पॉइंट्स आपने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने हैं ज़रूर अपने पेपर में। और इम्प्योरिटीज़ भी इस पूरे प्रोसेस में होती हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या है? गोल्ड और सिल्वर या एनोड मड के तौर पे, जिनको हमने कहा था ना कि एनोड मड होगी हमारे पास, इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर, एनोड मड के तौर पे वो सेटल डाउन कर जाएंगे। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसीजर याद है। आपने जो डायग्राम्स आपको बताई गई हैं वो ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम क्या कर रहे हैं? कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं, और कॉपर को प्योरीफाई करके उसको ऑब्टेन करते जा रहे हैं इस पूरे प्रोसेस के एंड पे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस के जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए थे। अब मैं इनके पॉइंट्स आपको दोबारा बता देती हूँ कि सॉल्वेज प्रोसेस के जो एडवांटेजेस है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेज प्रोसेस किस चीज़ में यूज़ होता है। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? चीप प्रोसेस है, मतलब कि लो प्राइस पे हो जाता है। चीप प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट एट लो प्राइस। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो कि रॉ मटेरियल्स के तौर पे यूज होते हैं, दे कैन ऑल्सो बी रिकवर्ड एंड रीयूज्ड, ठीक है। इनको रिकवर किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बार बार ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स हैं इनको खरीदने की या सिस्टम में ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बात समझ आ रही है? चीप प्रोसेस है, लो प्राइस है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिकवर हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट जो ऑब्टेन होता है इसमें वो बहुत हाई प्योरिटी का होता है। High purity sodium carbonate is obtained. High purity sodium carbonate is obtained. नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि पॉल्यूशन फ्री है। इसमें ज़्यादा तो आपके पास ऐसी ना तो गैसेस बन रही हैं जो वेपोरेट हो जाएंगी, ठीक है, ना उसके अलावा कोई और वेस्ट है। सिर्फ इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड एक वाहिद वेस्ट है। ये एक्सेप्शन याद रखनी है आप सबने। ये मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ ताकि आप सबको याद भी रहे कि कैल्शियम क्लोराइड आपके पास सिर्फ वेस्ट है, वरना इसमें कोई और चीज़ वेस्ट के तौर पर नहीं होती, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वो हैं जो कि रिकवर हो जाती हैं, रीयूज हो जाती हैं। और इसमें जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो भी बहुत थोड़ी है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज वेरी लेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, ठीक है। और क्यों है फ्यूल की कंजम्पशन लो? क्योंकि कोई भी सोल्यूशन में वेपोरेशन नहीं करनी आपने, नो वेपोरेशन, ठीक है। चीप प्रोसेस है, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो रिकवर हो जाएंगे, रीयूज हो जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट हाई प्योरिटी का है, कोई पॉल्यूशन नहीं है इसकी वजह से, और फ्यूल की कंजम्पशन बहुत कम है, ठीक है। ये इसके इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप सबने इनको भूलना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि फिर से आपका सॉल्वेज प्रोसेस से रिलेटेड ही है। और सॉल्वेज प्रोसेस से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। देखें, जितने आपने प्रिंसिपल पढ़े हैं ना अपनी बुक में, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस क्या है? लो सॉल्युबिलिटी है, और लो सॉल्युबिलिटी किसकी है? सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आप सबको पता है, उसका फॉर्मूला ये होता है एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, इसी वजह से इसको सेपरेट आउट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। किस टेम्परेचर पे? मैं डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ ताकि आप सबको याद रहे, एट 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, एक आपके बुक में लिखी हुई है केमिकल रिएक्शन जो कि आप सबको आना चाहिए कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाएगी अमोनिकल सोल्यूशन से सोडियम क्लोराइड के अमोनिकल सोल्यूशन से, जिसको अमोनिकल ब्राइन बनाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें सोडियम आइंस का रिएक्शन करवाया हुआ है बाइकार्बोनेट आइंस के साथ, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आइंस के साथ रिएक्ट करके ये बना रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और इस तरह से आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ ही साथ ज़रूरी चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि इन सब की फिजिकल स्टेट्स क्या हैं। तो ये फिजिकल स्टेट्स हैं, एक्वस में है सोडियम, फिर बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट इस तरह से ऑब्टेन हो जाता है जो कि सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। ये सब कुछ पता होना ज़रूरी है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है, सॉल्वेज प्रोसेस से ही, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड। कार्बोनेट करना है आपने अमोनिकल ब्राइन को, ठीक है। कार्बोनेट कैसे करना है कि सोडियम क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का अमोनिकल सोल्यूशन है जिस पर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इसके ऊपर से गुजरेगी ये अमोनिकल ब्राइन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। ये सारा का सारा प्रोसेस कार्बोनेटिंग टावर में हो रहा होता है, और मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। ये बात याद रखनी है कि ये हो रहा है कार्बोनेटिंग टावर में, ठीक है। कार्बोनेटिंग टावर में ये सारा का सारा प्रोसेस होगा, और कार्बोनेटिंग टावर में ये किस तरह से होगा कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपने पास कर देनी है अमोनिया और वाटर, मतलब पूरा सोल्यूशन है ना जिसके ऊपर से आपने ये पास करनी है, और आपके पास अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा का जो प्रोसेस है ना, पूरा का पूरा, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसे मैं यहाँ पे सिर्फ केमिकल रिएक्शंस लिख रही हूँ और आपको साथ साथ उनकी फिजिकल स्टेट्स भी बता रही हूँ क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लिखना भी जरूरी है, ठीक है। और अमोनियम बाइकार्बोनेट आपके पास एक्वस फॉर्म में आ जाएगी, अमोनियम बाइकार्बोनेट आ जाएगी एक्वस फॉर्म में। और इसके बाद अभी ये रिएक्शन यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, बल्कि ये रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट को अब पास किया जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट को अब पास किया जाएगा स्टूडेंट्स सोडियम क्लोराइड से, और सोडियम क्लोराइड का ब्राइन सोल्यूशन है हमारे पास, जिसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है। आई होप यू रिमेंबर दिस। क्या प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, एक तो आपके पास होगा सोडियम बाइकार्बोनेट जिसकी प्रेसिपिटेशन हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, और दूसरा क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड आपका दूसरा प्रोडक्ट होगा, और इससे ये होगा एक्वस फॉर्म में। यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा ताकि अमोनियम बाइकार्बोनेट को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है। ये वो कार्बोनेटिंग टावर है, और आपके पूरे बेसिक रिएक्शंस में हमने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे ना, तो ये सेकंड स्टेप पे आता है, ठीक है। सबसे पहले अमोनिकल ब्राइन बनेगा, उसके बाद उसकी कार्बोनेशन होगी कार्बोनेटिंग टावर में, उससे रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। ये बातें भूलनी नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन से रिलेटेड टू सॉल्वेज प्रोसेस। अभी ये क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हमारे, अभी जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो उनकी डिटेल और भी है, लेकिन इस लेक्चर में हमने इतने ही डिस्कस करने थे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जितनी शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि उनके आंसर्स पेपर में कैसे लिखने हैं, उसको एक दफा दोबारा रिवाइज जरूर कर लें। इसके बाद हमने और भी शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको तब तक करें रिवाइज, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।